वास्तव और उनकी पूरी टीम को पहले पहले बधाई देता हूं। मित्रों, इस सत्र में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय प्रोफेसर त्रिभुवनाथ शुक्ल जी, मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर राजनारायण शुक्ल जी, हमारे छोटे भाई जिन्होंने कि बड़ा ही अभी ओजस्वी वक्तव्य दिया और जिन्होंने अंत्योदय से ग्रामोदय से राष्ट्रोदय, अंत्योदय, ग्राम चेतना की बात करते हुए साहित्य की अपनी स्वायत्तता और भारतीय साहित्य के अपने मानदंडों पर विश्व साहित्य को परखने की एक नई अवधारणा, स्वदेशी अवधारणा इन्होंने प्रस्तुत की। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात कही इन्होंने कि महाजागरण अभियान हमें चलाना चाहिए। ऐसे साधु वक्तव्य, ऐसे प्रिय वक्तव्य, ऐसे विचारिक वक्तव्य के लिए मैं डॉक्टर राजेश चंद्र पांडे जी को बड़ा साधुवाद देता हूं। और इस कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन के लिए उपस्थित प्रोफेसर प्रत्यूष दुबे जो गोरखपुर से हैं, मेरे बिल्कुल अनुज हैं, और संचालक आदरणीय देवेंद्र देव जी। और मैं देख रहा हूं कि बहुत से हमारे मित्र इससे जुड़े हुए हैं। अभी रविंद्र शुक्ला जी जो कि झांसी से हैं, वे भी दिखाई पड़ रहे थे। हमारे प्रथम सत्र के वक्ता जो यहाँ पर इस समय दिखाई भले ना पड़ रहे हूँ, लेकिन परोक्ष रूप से मैं उन सबके प्रति अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ और आज के इस विषय पर आकर अपनी बात करना चाहता हूँ। मित्रों, आज ये स्वदेशी का जो विषय हमारे सामने आया तो एक बात मेरे दिमाग में कहीं पटल पे आई कि वैसे तो अखिल भारतीय साहित्य परिषद या उसके सहकर्मी और संगठन जो हैं वह निरंतर स्वदेशी की बात करते रहते हैं, लेकिन आप देखें कि इस समय भारत में जितने भी वेब संगोष्ठियां हो रही हैं उनमें अकेले अखिल भारतीय साहित्य परिषद यह स्वदेशी का विषय लेकर आई। और यह विषय भी उस समय पर लेकर आई जब मोदी जी ने चौथे लॉकडाउन से पहले अपना वक्तव्य दिया था। इस चर्चा राजेश जी ने की जिसमें उन्होंने लोकल, वोकल और ग्लोबल की बात कही थी। और जब वे लोकल और वोकल ग्लोबल की बात कर रहे थे, उसके अगले ही दिन एक आर्टिकल पब्लिश हुआ भारत टाइम्स में अवधेश कुमार जी का, और उसको उन्होंने कहा कि मोदी जी ने इस वक्तव्य के माध्यम से जो लॉकडाउन के पहले दिया है उसमें आत्मनिर्भरता का आह्वान सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए किया है। निश्चित रूप से मित्रों ये एक बड़ी बात है, और बड़ी बात इसलिए है कि जब हम स्वदेशी की अवधारणा पे विचार करते हैं तो निश्चित रूप से वह स्वदेशी के अवधारणा पर विचार करते हुए हमारे सामने एक हमारा वर्तमान होता है, एक हमारा अतीत होता है। और जैसे ही हम स्वदेशी शब्द का नाम लेते हैं वैसे ही हमारे दिमाग में स्वदेशी आंदोलन की एक संपूर्ण यात्रा हमारे बीच में आती हुई दिखाई पड़ती है। यहीं पर एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि जब मोदी जी ने लोकल, वोकल और ग्लोबल की बात कही, उसके बाद लोगों की एक सहानुभूति एक विशेष वर्ग के प्रति हुई, या मैं इसको इस तरह से भी कह सकता हूं कि इस महामारी के दौर में विभिन्न शहरों में निवास करने वाले हमारे कामगार, श्रमिक, मजदूर आदि जब बड़ी ही दयनीय अवस्था में लौटते हुए दिखाई पड़े तो उनकी पीड़ा से अभिभूत होकर हमको कहीं ये महसूस हुआ कि शायद भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात हमें अपने ग्रामों को जितना आत्मनिर्भर बनाना चाहिए था हम उनको उतना आत्मनिर्भर नहीं बना पाए, और जो चाहे वह भौतिकता की दौड़ में गए हों लेकिन उनका अंतिम सहारा हमारा गांव ही साबित हुए हैं। और ये गांव की वापसी की ओर जो लोगों की यात्रा है ये हमें आगाह करती है कि हमें अपने ग्रामों को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। इन सबके मन में ये आस्था और विश्वास जगाना पड़ेगा कि अगर आप अपना घर छोड़कर नहीं जाएंगे
तब भी आपको यहाँ पर अपने रोजगार आदि के अवसर प्राप्त हो जाएंगे। पर कहने का तात्पर्य यह है कि ये एक जो अदृश्य भारत हमें इस महामारी के दौर में दिखाई पड़ा, उसने कहीं हमारे मन में लोकल के प्रति चिंता जागृत कर दी, और यही लोकल जो है स्वदेशी बना। और निश्चित रूप से मोदी जी ने अपने वक्तव्य में उस समय कहीं भी यह चर्चा नहीं की कि वह स्वदेशी की बात कर रहे हैं, उन्होंने मेक इन इंडिया की बात की थी। और जब वे मेक इन इंडिया की बात कर रहे थे तो वहां पर ना जाने कैसे मुझे ऐसा लगा कि वह मोदी जी का मेक इन इंडिया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का मेक इन इंडिया, यानी जिसे हम स्वदेशी कहते हैं, उन दोनों में कहीं एक अंतर विशेष तो कहीं ना कहीं अवश्य है। सुबह के वक्तव्यों से ये बात हमारे सामने भी आई थी, और जब मोदी जी ने मेक इन इंडिया की बात की थी और उन्होंने ये कहा था या उन्होंने ये माना था और उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था कि उन्हें जो स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत आर्थिक लाभ को केवल अपने तक सुरक्षित करने वाली जो ब्रिटानिया सरकार थी, उसकी अपेक्षा वहां पर हमने बहिष्कार किया। लेकिन आज की जो स्थिति है वहां पर हम जब मेक इन इंडिया की बात करते हैं तो हमारे सामने विदेशी कंपनियां भारत में आए, उत्पादन करें, अपना सामान यहां बेचें, लेकिन शर्त यह होनी चाहिए कि उसमें मेड इन इंडिया की मोहर लगी हुई हो और वह विश्व बाजार में जाकर बिके। दोनों में अंतर है, दोनों स्थितियों में बड़ा अंतर है। तो उस समय हमारी स्थिति अलग थी, आज हमारी स्थिति अलग है। अटल जी का एक वक्तव्य याद आता है जो मोदी जी के इस विचारधारा में मुझे दिखाई पड़ता है। भारतीय 15 अगस्त 1998 को जब अटल जी राष्ट्र के नाम संबोधन कर रहे थे तो उन्होंने ये पंक्तियां कही थी कि स्वदेशी का अर्थ यह नहीं कि हम कूपमंडूक हो जाएं, नई दुनिया छोटा सा गांव बन गई है, हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं, हम इस खुली अर्थव्यवस्था में भी आंतरिक शक्ति के आधार पर विश्व स्पर्धा में डटकर खड़े रह सकते हैं, और हमारा विश्वास है हम डटकर खड़े रहेंगे। ठीक यही विश्वास हमारे भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी में भी हमको दिखाई पड़ता है, और इसीलिए उन्होंने भारत को आत्मनिर्भर और आत्म अनुशासन, अपने वक्तव्य में इन दो बातों पर और जोर दिया था उन्होंने कि हम विश्व व्यवस्था में सहयोग करेंगे, दूसरी ओर आत्मनिर्भरता और आत्म अनुशासन, ये दो बातें उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कही थी। स्वदेशी की जो विभिन्न अवधारणाओं की हम बात करते हैं तो उसमें कहीं यह बात भी निकल कर आती है कि स्वदेशी केवल अपना ही नहीं है, स्वदेशी वास्तव में भारत की अस्मिता का परिचय है। इसके अंदर हमारा सांस्कृतिक बोध, हमारी जीवन दृष्टि, हमारे जीवन मूल्य, ये सब जुड़े हुए हैं, और इसके आधार पर ही हमें इस विश्व बाजार में अपने पैरों पर खड़े रहकर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है, और जो अवसर इस महामारी के दौरान हमको प्राप्त हुए हैं उन्हें अर्जित करना है। आज सुबह के वक्तव्य में प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे और इस समय डॉक्टर राजेश पांडे जी ने थोड़ा हमारा ध्यान अपने इतिहास की ओर दिलाया था। जब हम स्वदेशी की बात करते हैं तो अनायास हमारे दिमाग में आता है कि 1905 में जो बंग विभाजन हुआ था उसमें स्वदेशी आंदोलन की जो भूमिका थी और जिसके कारण अंग्रेजों को अंततः 1911 में बंग विभाजन भंग करना पड़ा था, उसकी चर्चा की थी। अंग्रेजों ने भले ही जनता को ये समझाने का प्रयास किया कि उनके प्रशासन में कठिनाइयां आ रही हैं, इस कारण वे बंगाल को विभाजित करना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता हमारे सामने रही है कि उन्होंने भाषा के आधार पर और धर्म के आधार पर विभाजन किया था। चर्चा सुबह हुई थी टाउन हॉल की, जिसमें स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी, और उस बंग विभाजन के दौरान
या उससे पूर्व जो स्वदेशी आंदोलन चले थे, उनमें एक बात विशेष जोर पर जुड़ी हुई थी कि हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। लेकिन शायद विदेशी वस्तुओं का पूर्णतः बहिष्कार करना आज की वर्तमान वैश्वीकरण की स्थिति में हमारे लिए संभव नहीं है। इस समय विश्व जो संरक्षणतावाद के कारण कुछ सिमटा हुआ दिखाई पड़ रहा है कि अगर स्थितियां सामान्य होती हैं तो फिर हमारी स्थिति क्या होगी, ये हमको फिर से एक बार सोचना पड़ेगा। हम जानते हैं कि इस बंग विभाजन के दौरान 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उसको शोक दिवस में मनाया गया था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर फैलाने का प्रयास किया गया, जहां एक और बंगाल में सुरेंद्रनाथ बनर्जी, के मित्रा, पृथ्वीराज चंद्र राय मुख्य भूमिका निभा रहे थे। वहीं पूना और बंबई में उसकी कमान बाल गंगाधर तिलक के पास थी। पंजाब में लाला लाजपत राय जी और अजीत सिंह देख रहे थे। दिल्ली में सैयद हैदर रजा देख रहे थे। और मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई ने यह नेतृत्व संभाला था। और इसके बाद कांग्रेस के विभिन्न अधिवेशनों में बातचीत हुई। मैं इसमें से एक चर्चा करना चाहता हूं। सुरेंद्र सर ने इसकी चर्चा की थी। अभी राजेश जी ने एक बात कही कि हमको महाजागरण अभियान चलाना पड़ेगा। तो महाजागरण अभियान जब चलाना पड़ेगा तो मुझे फिर याद आता है कि 1906 में जब दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कांग्रेस में प्रस्ताव पारित हुआ और उदारवादियों ने राष्ट्रीयता को एक चुनौती के रूप में लिया, और वहां पर हमने जो कार्यक्रम बनाए, हम उस बहिष्कार की चीजों को तो छोड़ दें, उसमें एक बिंदु उभर कर आया था कि स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार हेतु समितियां बनाई जाएं। ये शायद मोदी जी का जो लोकल का वोकल होना है, यह इन प्रचार समितियों के माध्यम से होना संभव होगा। और बारिसल में अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेशी बांधव समिति बनाई थी उस समय पर। उसमें उन्होंने जनजागरण हेतु व्याख्यान, जो बादल जी को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने यह जनजागरण प्रारंभ ही कर दिया है। स्वदेशी का नाम लेकर आपने ये प्रारंभ कर दिया है, इसके लिए आप बहुत बधाई के पात्र हैं। स्वदेशी गीतों का गाना, कार्यकर्ताओं को नैतिक एवं शारीरिक प्रशिक्षण देना, प्राकृतिक आपदाओं के समय सामाजिक सहयोग। अभी आपने देखा होगा किस प्रकार से विभिन्न संस्थाओं ने, विभिन्न व्यक्तियों ने, विभिन्न समूह ने इस महामारी के दौर में स्वयं आगे बढ़कर अपनी सामूहिकता का परिचय दिया। नए स्कूलों की स्थापना करना, स्वदेशी दस्तकारों हेतु प्रशिक्षण देना, हमारे जो परंपरागत लोकप्रिय उत्सव और मेले का आयोजन करना। आपको याद होगा कि जो महाराष्ट्र में गणेशोत्सव और शिवाजी उत्सव प्रारंभ किए थे, वह इसी स्वदेशी आंदोलन के तहत या सभी संस्थाओं के तहत ही उन्होंने इसको आगे बढ़ाया था। या मैं एक बात और यहाँ पर कह देना चाहता हूं कि ये स्वदेशी आंदोलन या स्वदेशी जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसका संबंध केवल आर्थिक स्थिति तक नहीं है। मैं आपका ध्यान थोड़ा सा और पहले ले जाना चाहता हूं। प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे जी ने, डॉक्टर राजेश पांडे जी ने हमारे सामने चर्चा की है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, जिन्होंने सबसे पहले हम कह सकते हैं कि साहित्य में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार की बात कही थी। लेकिन उसी से 1857 की रामविलास शर्मा जब लिखते हैं तो वह कहते हैं कि स्वदेशी जो है ये 1857 की देन है। और 1857 में जब हम विचार करें तो हमें दो महापुरुष ऐसे दिखाई पड़ते हैं जिसको हमें याद करना चाहिए। मैं राजेश जी से अपेक्षा कर रहा था कि राजेश जी कहीं चूक गए। एक तो मैं नाम लूंगा दयानंद सरस्वती जी का, और एक नाम लूंगा राम सिंह कूका का। राम सिंह कूका जो कि कूका विद्रोह हुआ था उससे जुड़े हुए थे। और आपको याद होगा कि उन्होंने लोगों के मन में यह धारणा पुष्ट की थी। 12 अप्रैल 1857 को श्री भैणी साहब जिला लुधियाना में उन्होंने सफेद ध्वज फहराकर इस स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की थी। और लोगों के मन में गुलामी के साथ साथ जो सामाजिक कुरीतियां दूर करने वाली बात है, लोगों को स्वाभिमान से जीने वाली बात है, देश प्रेम की बात है, भाईचारे की बात है, सहनशीलता के मूल्य हैं, इन सब को भी उन्होंने उजागर किया था।
और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि उस समय राम सिंह कूका ने स्त्री शिक्षा और साथ ही साथ जो सिख स्त्रियां थी उनको अमृत चटाकर शिक्षी दी थी, यानी कि उनको एक जो मुख्य धारा थी, जो स्त्रियां कहीं पीछे छूटी हुई थी, जहां लड़के लड़की की शिक्षा का कहीं समानता नहीं दिखाई पड़ी थी उस समय पर, तो उनको भी एक पटरी पर लाने का कार्य किया था। यानी कि मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि स्वदेशी केवल आर्थिक स्थिति तक नहीं है। जब हम इसकी बात करते हैं तो हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश भी इसके अंदर कहीं शामिल होता हुआ दिखाई पड़ता है। उसी समय सत्यार्थ प्रकाश जो 1857 में जो कि लिखा गया था दयानंद सरस्वती जी के द्वारा, और उन्होंने भी पहली बार 1857 में नमक पर जो कर लगाया था सरकार ने, उसका विरोध किया था। और उन्होंने ये कहा था कि एक परदेशी हमारे देश में व्यापार करेंगे तो दारिद्र और दुख के बिना हमारे पास दूसरा कोई उपाय ही नहीं। यहाँ पर यह स्थिति वहां पर दिखाई पड़ी थी, और इसी कारण से लाहौर में आर्य समाज ने 1879 में विद्रोह उत्पन्न किया था, बहिष्कार किया था। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये स्वराज की जो धारणा ये हमारे सामने पहले से आई है। इसी संक्षेप में कोई एक बात मैं और करना चाहता हूं, जो हमारे भारतीय राजा थे जो 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लड़ रहे थे, उन्होंने भी जनता को अपने अनुकूल करने के लिए उस समय जो विज्ञापन छपवाए हैं उनकी चर्चा भी हमारे लिए मैं दो उदाहरण देकर करना चाहता हूं। एक तो बहादुर शाह जफर की चर्चा करूंगा। बहादुर शाह जफर को उस समय भारत का बादशाह घोषित किया गया था, और उन्होंने जनता के लिए ये घोषणा की जनता उसमें शामिल हो, गदर में शामिल हो। कारण उनकी क्या थी, चिंता थी उनके सामने, तो उन्होंने इश्तेहार निकाला, बादशाही हुकूमत कायम होने पर अंग्रेजों का जाल फरेब खत्म कर दिया जाएगा और हर चीज का व्यापार करने का अधिकार इस देश के सौदागरों को होगा। अपना माल ले जाने के लिए भाप से चलने वाले जहाज और भाप से चलने वाली गाड़ियां सरकार उन्हें सुलभ कराएगी। जिन सौदागरों के पास अपनी पूंजी ना होगी उन्हें सरकारी खजाने से सहायता दी जाएगी। राजा और रईसों का सारा काम देशी कारीगरों को दिया जाएगा, इससे वे खुशहाल होंगे। अब इस पंक्तियों को या इस इश्तेहार को सामने रखकर जो भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ का जो पैकेज एमएमआई उद्योगों के लिए दिया है उस पर विचार करिए। इसी पर आप यह ध्यान में रखिए कि हमें एक चीज कदम और इससे सीख मिलती है कि सरकारी जो भी खरीदें हों, सरकारी जो भी कार्य हो, तो हमारे सामने जो हमारा श्रमिक वर्ग है, हमारा कामगार वर्ग है, उसको सीधे उनसे जोड़कर, जिस प्रकार आपने मनरेगा से लोगों को जोड़ा है, वैसे ही सरकारी उद्योगों से, सार्वजनिक उपक्रमों से इनको जोड़ने का प्रयास करें। तो आप देखेंगे ये सोच आज की नहीं है, उस समय भी हमारे राजा लोग सोच रहे थे। और अवध की बेगम ने तो अंग्रेजी, जिस प्रकार से आज हमारे सारे मीडिया चैनल लोगों को सावधान कर रहे हैं कि चीन से बच के रहिए या फला राज से बच के रहिए, उस समय अवध की बेगम ने इश्तेहार निकालकर लोगों को सावधान किया था कि अंग्रेजी वादों से जनता को सावधान किया कि आप इनके बातों में ना आए। यानी कि स्वदेशी का जो संघर्ष है ये तत्काल 1857 से हमारे बीच में चल रहा है। और अगर आप साहित्य की बात करें तो भारतेंदु के बाद आपको अवश्य पढ़ना चाहिए महावीर प्रसाद द्विवेदी को, जिन्होंने की संपत्ति शास्त्र जैसी पुस्तक लिखी थी। और भारत की कृषि व्यवस्था को लेकर, मालगुजारी को लेकर जितना बड़ा आकलन उन्होंने किया है वह हमारे लिए सोचने वाला है, क्योंकि कृषि हमारी चिंता रही है, यह हमारा एक स्वदेशी उद्योग रहा है। मैं वेंकटैया नायडू जी का एक वक्तव्य पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने कहा था कि किसानों का भी अभिनंदन करना चाहिए। तो उन्होंने एक बात लिखी उसके अंदर, जब पूरा संयुक्त राष्ट्र संघ जो है महामारी के कारण संरक्षणतावादी नीतियों की वजह से खाद्यान्न की विश्वव्यापी कमी बता रहा है, वहीं भारत में 29.195 करोड़ टन का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। और कृषि आज भी भारत की 60% जनता की जीविका का मुख्य स्रोत है। और कृषि से जुड़े लोगों की मदद और चिंता करना हमारा कर्तव्य है। और इसके लिए उन्होंने 4 I दिए थे, सिंचाई,
मूलभूत ढांचा, निवेश और बीमा, ये एक प्रकार सुरक्षा की बात की थी वहां पर। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम इन सब आलोक में देखें तो हम जब स्वदेशी की बात कर रहे हैं तो कहीं हमें महात्मा गांधी की ओर भी जाना चाहिए। महात्मा गांधी ने स्वदेशी को एक सार्वभौम धर्म कहा था। महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वदेशी एक सार्वभौम धर्म है जिसका अर्थ है निकटतम उपलब्ध संदर्भों के प्रति कर्तव्यों का पालन प्रारंभ करने, शने शने कर्तव्यों को व्यापक बनाने। स्वदेशी से स्वार्थ के लिए कोई स्थान नहीं, अपने विशुद्ध रूप से स्वदेशी सबकी सेवा का सर्वोत्तम रूप है। मित्रों, जब इस आलोक में हम देखते हैं तो हमारा एकदम सामने स्पष्ट हो जाता है कि गांधी जी का जो स्वदेशी के अर्थ के रूप में जो विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, वह ग्राम, स्थान, सामुदायिक विकास, रोजगार और स्वावलंबन की बात करते हैं। आज हमें इस स्वदेशी के माध्यम से अपने इन स्तंभों को मजबूत करने की आवश्यकता है। और गांधी जी ने यह बात पर जोर दिया था कि गांधी जी की विशेषता और थी। गांधी जी जो है वह मानवीय मूल्य और आर्थिक मूल्य इनको अलग नहीं मानते थे, और शायद ये गांधी की नहीं, ये भारतीय संस्कृति की ही विशेषता है और इसको हमें लोगों तक पहुंचाना है। गांधी ने आस्थे और अपरिग्रह के नैतिक सिद्धांत दिए थे। अभी राजेश भाई ने जो बात की थी, जो त्याग की बात की थी, वह त्याग जो है वह शायद ये आस्थे और अपरिग्रह से हमारे बीच में है। यहाँ पर उन्होंने उदाहरण भी दिया था इस वासे उपनिषद का कि सारा कार्य जो है वह सब कुछ ईश्वर का है, हमें उसमें जितना हमें उपयोग करना है, जितनी हमारी आवश्यकता है उतना ही हमें उपयोग करना चाहिए। और जब हम इस दृष्टि से देखते हैं तो गांधी जी ने अस्त्य अपरिग्रह सिद्धांत दिया और उन्होंने शारीरिक श्रम पर बड़ा जोर दिया। दूसरी बात, उन्होंने ग्रामों को स्वावलंबी बनाने पर जोर दिया और उन्होंने एक सिद्धांत और दिया था जिसे हम लोग कहते हैं न्यास का सिद्धांत। हालांकि वह आज एनजीओ के रूप में परिणित होता हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है। वेंकटैया नायडू जी ने भी कहा था कि हमारी जो छोटी छोटी जोतें हैं उनको एक करने के बाद हम उन पर काम करना चाहिए। हमारे यहाँ चकबंदी और सहकारिता जैसी समितियां बनी भी, लेकिन अगर हम स्वदेशी की बात करते हैं तो हमें वहां तक भी जाना चाहिए। हम ये भी जानते हैं कि जब धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बस मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं कि मैं केवल इतना सा कहना चाहता हूं कि जो 1975 में नेहरू मॉडल और गांधी मॉडल का विचार चला था, उसमें गांधी मॉडल जो है, जिसे के बाद नानाजी देशमुख ने जिसकी चर्चा की है, हमारे जो अंत्योदय में चर्चा हुई है, उस गांधी मॉडल को हमें इस स्वदेशी के लिए अपनाना चाहिए, तभी हम स्वदेशी की अवधारणा को सिद्ध कर सकते हैं। मित्रों, आप सबने मुझको सुना, मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं अखिल भारतीय परिषद के महामंत्री डॉक्टर पवन पुत्र बादल जी और उनके सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। देवेंद्र जी को भी आभार कि उन्होंने मुझे कुछ समय ज्यादा चुरा कर दे दिया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब पवन अग्रवाल जी, बहुत अच्छा वक्तव्य आपने प्रस्तुत किया और निश्चित रूप से गांधी जी के मॉडल को अपनाने में ही हमारा जो स्वदेशी की अवधारणा है वो पूर्ण हो जाती है। तो और आपने इतिहास का इतना जिक्र किया, इतिहास के माध्यम से बताएं, यदि हम उन सब चीजों पर अमल करें तो निश्चित रूप से स्वदेशी की जो अवधारणा है उस पर हम अपने लागू करें तो निश्चित रूप से हमारा राष्ट्र बहुत आगे रहेगा, बहुत तरक्की रहेगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी खुद अब तो इस बात पर लगे हुए हैं। और इसी क्रम में मैं बुलाना चाहूंगा हमारे देव जी। जी सर। देव जी, एक मिनट, अपने बीच में और भी वरिष्ठ लोग हैं, जरा उनका भी स्वागत हो जाए। पवन जी और राजेश जी के वक्तव्य के बाद हमने कहा उनका भी स्वागत कर लें। जी जी डॉक्टर दीदी विद्या बिंदु जी अपने साथ पहले सत्र से ही हैं। जी जी जी। डॉक्टर महेश पांडे बजरंग जी हमारे सहयोगी और उत्तर प्रदेश के संयुक्त महामंत्री डॉक्टर बजरंग जी, उनका भी स्वागत है। कानपुर प्रांत के अध्यक्ष श्री प्रहलाद वाजपेयी जी, वो भी पहले सत्र से अपने साथ हैं। श्रीमान अक्षय प्रताप जी, श्रीमान अभिमन्यु सिंह जी, लखनऊ महानगर के अध्यक्ष डॉक्टर शिवमंगल सिंह मंगल,
अवध प्रांत के कार्यकारी अध्यक्ष श्री कुमार तरल जी, अध्यक्ष श्री विजय त्रिपाठी जी, अवध के महामंत्री श्री उमेश जी, श्रीमान सर्वेश पांडे बिभी जी, श्रीमान शरद मिश्र जी, बाकी सब वरिष्ठ लोग लगातार हम लोगों के साथ पहले से ही जुड़े हैं। आप सभी का भी हार्दिक स्वागत है, आभार है। देव जी बढ़ाइए कार्यक्रम। जी, बहुत बहुत स्वागत, सभी का आभार, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाजियाबाद इकाई से भी हमारी सब उपस्थित हैं यहाँ पर, और क्या कहते हैं, संगीता एलावत जी भी उपस्थित हैं। बाकी सभी लोगों के लिए मेरा बहुत बहुत बधाई भाटी है। जी भी हैं, भाटी जी को भी धन्यवाद दे और दीजिए। अरविंद भाटी जी भी मौजूद है, भाटी जी भी दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से मैंने